हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? होपफुली अच्छे होंगे। माय नेम इज़ अंशुमान आर्यन एंड टुडे वी आर गोइंग टू सी सीसैट प्रैक्टिस सीरीज इनिशिएटिव फॉर अ अटेम्प्ट ऑफ सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन इन 23 एंड 24। इस सीरीज़ को अगर आप रिलीजियसली फॉलो कर रहे होंगे तो आपको पता है दिस इज़ अ प्रैक्टिस सीरीज़। इसमें हम लोग क्या करते हैं, कुछ मिक्स्ड बैग ऑफ क्वेश्चंस लाते हैं आपके लिए, वैसे क्वेश्चंस जिसका बेसिक एप्लीकेशन जो है आपने इसी कोर्स के थ्रू सीखा है। और हमने जो है फिर क्या किया है, थोड़ा सा लेवल भी रेज किया है क्वेश्चंस का। आपको पता है अगर आप पीछे कुछ लेक्चर्स में चले जाएंगे तो हमने कैट के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि एमबीए का एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसके भी क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया। वही कंसेप्ट जो कि कंसेप्ट हमने सीसैट में अप्लाई किया है, सेम कंसेप्ट वहाँ पे लगता है, जस्ट लेवल ऑफ क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा हायर रहता है। अब देखिए इस सीरीज़ का मेन मकसद क्या है कि ऑब्वियसली कंसेप्ट तो क्लियर हो ही, अगर कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। दूसरा क्या चीज़ है, टेम्पो बनाना। अगर आपको यहाँ पर अगर आपसे सारे क्वेश्चंस बन जा रहे हैं, अगर आप इस प्रैक्टिस सीरीज़ को आप एक बार बैठिए और मतलब जो 24 लेक्चर्स हैं आप सारे लेक्चर्स को 2x पे लगा के या 1.5x पे लगा के आप सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। अगर अभी नहीं करें तो एटलीस्ट प्रीलिम्स के पहले तो ज़रूर कर लीजिएगा। तो वंस अगर आपका एक टेम्पो बन जाता है तो आपको ये विश्वास हो जाता है कि अगर इस तरह का क्वेश्चन मुझसे एग्जाम में भी पूछा जाएगा तो मैं वहाँ पर सॉल्व कर लूँगा, ठीक है। मेन मकसद यही है कि आपका टेम्पो सेट कर दिया जाए। वंस आपका टेम्पो सेट है, और आपको बता देता हूँ प्रीलिम्स जो है इज़ 50% गेम ऑफ कॉन्फिडेंस। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, चाहे वो पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, कि आपने जो मार्क किया है वो सही है, तो मैक्सिमम चांसेस है कि वो सही ही होगा, ठीक है। क्योंकि पता है आपको कि यूपीएससी जो है बेसिकली माइंड गेम ही है, ये प्रीलिम्स बेसिकली माइंड गेम है। बहुत नॉलेज का टेस्टिंग यहाँ पे नहीं होता है। आप बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आप अगर थोड़ा सा वहाँ पर स्टेबल रहें, थोड़ा सा, जैसे अगर होता है ना कि अगर मैं आपको एक एवरेज स्टैटिस्टिक्स बताऊं तो लोग अपना अगर प्रीलिम्स एग्ज़ाम देते हैं तो अगर आप अपना बेस्ट देना चाहते हैं तो जाके आप जो है 50 to 60% अपना देते हैं। मतलब अगर आपका जो बेस्ट परफॉर्मेंस होगा, अगर आप 50 to 60% भी अगर आप उसका परफॉर्मेंस दे देते हैं प्रीलिम्स में, तो आपका प्रीलिम्स निकल जाएगा। लेकिन होता क्या है, ड्यू टू टेंशन, ड्यू टू प्रेशर, और एग्ज़ाम क्योंकि इतना ज़्यादा बड़ा है, तो लोग क्या होता है कि अगर वो टेस्ट सीरीज़ में 100% परफॉर्म करते हैं तो फाइनल एग्जाम में वो 20, 25, 30% परफॉर्म करते हैं। तो आपका एम है कि आपको माइंड स्टेबल रखना है। अगर आप अपना 50 टू जो भी आपका बेस्ट है, अगर आप उसका 50 to 60% भी अगर एग्जाम में करके आ गए तो डेफिनेटली आप इस एग्जाम को क्रैक करेंगे, ठीक है। चलिए, अब दूसरा एक इशू क्या है कि यहाँ पर जो है, अब आप देख रहे हैं काफ़ी कमेंट्स आते हैं हमारे वीडियोस पे कि क्योंकि हमारे बहुत सारे फेलो इंडियंस हैं फ्रॉम साउथ, नॉर्थ ईस्ट, तो कुछ लैंग्वेज इश्यूज़ भी होता है। क्योंकि अब मेरा तो समझाने का जो, क्योंकि मैं हिंदी में समझाता हूँ, मैं तो बिहार से हूँ, तो लेकिन आपको जैसे बहुत लोग हैं जो साउथ से हैं, नॉर्थ ईस्ट से हैं, उनको परेशानी आती है लैंग्वेज में। तो अब एक सॉल्यूशन इसका ये है कि हम लोग कोशिश करते हैं, जैसे अगर अभी हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो एक बार मैं सॉल्यूशन जो है उसको इंग्लिश में रिपीट कर दूंगा। डेफिनेटली आपको थोड़ा बहुत उससे समझ में आएगा। और आपको पता है कि क्योंकि हमारे पास टाइम का जो हमारा लिमिट है दैट इज़ लिमिटेड, ठीक है। तो इसी कारण जो है हम लोग कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम क्वेश्चन आपको अच्छे से हाफ एन आवर या 45 मिनट्स के लेक्चर में कवर कर दें, क्योंकि इससे ज़्यादा जो है फिर आप देख नहीं पाइएगा, ठीक है। तो इस टाइम में हम लोग कोशिश करेंगे कि एज बाइलिंगुअल हो पाएँ, ठीक है। जो इंग्लिश जिनको चाहिए, फॉर एग्जांपल जो साउथ से हैं या फिर जो नॉर्थ ईस्ट हैं या फिर जो भी लोग को जो है हिंदी में प्रॉब्लम होता है, तो फिर आप जो है इंग्लिश का सॉल्यूशन एटलीस्ट देख सकते हैं, ठीक है। कोशिश करेंगे, हम लोग ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या होता है। अब चलिए बढ़ते हैं। आज का क्वेश्चन है, अगेन हमारा पैटर्न क्या है आपको पता है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखेगा, आपको वीडियो पॉज करना है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और फिर जो है आप इसका सॉल्यूशन देखिए, ठीक है। चलिए करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, द एवरेज टेम्परेचर ऑन वेंसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे वॉज 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। द एवरेज टेम्परेचर ऑन थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे वॉज 24 डिग्री सेल्सियस। If the temperature on Saturday was 27 degree Celsius, what was the temperature on Wednesday? क्वेश्चन बहुत इजी है, घबराना नहीं है। अगर स्टेटमेंट बड़ा दिया हुआ है, बड़ा सा पूरा क्वेश्चन का आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं काफ़ी बड़ा है, तो उससे परेशान नहीं होना है। एक एक बस पॉइंट्स को आप पकड़िए कि इस क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है आपसे। दिस इज़ अ बेसिक क्वेश्चन ऑफ एवरेज, और इसी बार जो है आप अगर देखेंगे आपको इसी तरह का क्वेश्चन सीसैट में आया था कि A + B + C + D ऐसे कुछ था, तो आपको F का वैल्यू बताना था, ऐसा कुछ था। कुछ लोग का एवरेजेस दिया हुआ था, मुझे एग्जैक्ट क्वेश्चन याद नहीं है, लेकिन इसी के पैटर्न पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर क्या देखिए, एवरेज टेम्परेचर ऑन वेंसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे वॉज 25 डिग्री सेल्सियस। देखिए क्या है कि 3 दिन है यहाँ पर, जैसे वेंसडे है, टेक इट, थर्सडे एंड फ्राइडे, ये जो है इन तीनों के
इन तीनों डेज पे जो भी आपका टेम्परेचर था, वेडनेसडे को कुछ अलग होगा, ट्यूसडे को थर्सडे को कुछ अलग होगा, फ्राइडे को कुछ अलग होगा, लेकिन जब इनका एवरेज निकाल रहे हैं तो वो आ रहा है 25 डिग्री सेल्सियस। अब एवरेज क्या है? एवरेज बेसिकली क्या होता है, जो भी इनके जैसे वेंसडे को जो टेम्परेचर था प्लस थर्सडे को जो टेम्परेचर था प्लस फ्राइडे को जो टेम्परेचर था डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स कितना है आपका 3। तो हम लोग क्या करते हैं, W प्लस T प्लस F डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 25। ठीक है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। तो आपको पता चल जाएगा कि W प्लस T प्लस F यानी इन तीनों दिन का जो टेम्परेचर है उसका सम क्या है वो आपको पता चल जाएगा। सिंपली एवरेज इंटू स्ट्रेंथ ऑफ सैंपल मल्टीप्लाई कर दी तो आपको टोटल सम पता चल जाता है। आपको पता है एवरेज क्या होता है, सम बाई आपका टोटल नंबर ऑफ जो भी आपके सैंपल्स आपने जितना लिया है। तो यहाँ पर अगर आप करेंगे तो कितना हो जाएगा, W प्लस T प्लस F विल बी इक्वल टू 75। पहला इक्वेशन आपको मिल गया। दूसरा क्या है, द एवरेज टेम्परेचर ऑन थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। अब देखिए थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे की बात हो रही है, तो इस दिन का जो एवरेज टेम्परेचर है वो है 24 डिग्री सेल्सियस। अगेन इन तीनों का सम कितना हो जाएगा, T प्लस F प्लस S डिवाइडेड बाई 3, तो कितना हो जाएगा T प्लस F प्लस S इज इक्वल टू 24 इंटू 3 इज 72 डिग्री। ठीक है, तो आपके पास एक बन गया है W प्लस T प्लस F इज 75, T प्लस F प्लस S इज 72 डिग्री। तो देखिए दोनों में T प्लस F है तो दोनों को कैंसिल आउट कर देते हैं, मतलब ऑब्वियसली मतलब इक्वेशन 2 को 1 में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो हमारे पास क्या इक्वेशन आ जाएगा, W माइनस S इज इक्वल टू 3 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, इफ द टेम्परेचर ऑन सैटरडे वॉज 27 डिग्री सेल्सियस, मतलब सैटरडे को जो है वो 27 डिग्री सेल्सियस था। सिंपल है, पुट करिए इसमें 27 डिग्री तो वेंसडे को कितना आ जाएगा, वेंसडे को आ जाएगा आपका सिर्फ 27 प्लस 3 यानी 30 डिग्री सेल्सियस। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन डी। ठीक है, क्वेश्चन बहुत इजी था। इस तरह के क्वेश्चंस आपको एवरेज में देखने को मिलेंगे। दिस इज अ टाइप ऑफ एवरेज क्वेश्चन जहां पर आपको क्या होता है कि कुछ मिसिंग कैरेक्टर्स या फिर आपको कुछ कॉमन मतलब जैसे एक बड़ा सा सैंपल है, जैसे मानिए जैसे यहाँ पर ये सैंपल क्या है बेसिकली मंडे नहीं, यहाँ पर अगर आप स्टार्टिंग करें तो अगर आप क्या है वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। ठीक है, इस तरह का आपका 4 सैंपल है तो आपको क्या करेगा, 3 का सम दे देगा या 3 का एवरेज दे देगा या इन तीनों का एवरेज दे देगा या किसी भी 3 का एवरेज दे देगा। तो आपको बताना है कि नेक्स्ट का क्या होगा, क्वांटिटी क्या होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपसे सीसैट में भी डेफिनेटली बन जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। The average age of a family of 5 members is 20 years। ठीक है, यहाँ पे अगेन तो क्वेश्चन है एवरेज का है, चलिए अच्छे से सॉल्व करते हैं। अब ये क्वेश्चन आपको बनाना है, वीडियो को पॉज करिए, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। The average age of a family of 5 members is 20 years। The age of the youngest member Sushi is 10 years। What was the average age of the family at the time of the birth of Sushi। ठीक है, सुशी जो है गर्ल है और वो जो है सबसे छोटी मेंबर मतलब यंगेस्ट मेंबर है आपके 5 मेंबर फैमिली की, जिसका एवरेज एज अभी के समय में 20 ईयर्स है। मतलब प्रेजेंट अगर हम लोग उस 5 मेंबर्स का अगर हम लोग एवरेज ले तो उसका आता है 20 ईयर्स। अब एवरेज हमें पता है और टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स जो भी आपके पास है, स्पेस का स्ट्रेंथ भी पता है वो कितना है 5 है। तो बताइए इनका सम हमें पता चल जाएगा। अभी इनके एज का सम क्या है, तो क्या करेंगे 5 इंटू 20 तो आपका कितना आ जाएगा, दैट इज 100। तो 100 जो है बेसिकली क्या है, अगर इन 5 मेंबर्स का अगर हम एज का इंडिविजुअल एज हमें नहीं पता है कि फादर क्या है मदर का क्या है, हमें ये नहीं पता है, लेकिन हमें ये पता है कि अगर सारे एज को हम ऐड करेंगे तो हमारा 100 साल आएगा, क्योंकि हमें एवरेज पता था और हमें सैंपल का स्ट्रेंथ पता था, उससे हम लोग डायरेक्टली सम निकाल सकते हैं। इसको हम लोग बेसिकली सम बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब बोल रहा है यहाँ पर दी एज ऑफ द यंगेस्ट मेंबर जो है अभी इसमें 10 साल है, मतलब सुशी का जो एज है वो 10 ईयर्स है। अब पूछ रहा है कि 10 ईयर्स पहले जो है आपका एवरेज एज कितना था। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर सिंपल सा इस तरह के क्वेश्चंस को अगर आप बनाने का समझे, क्योंकि आपको पता है, जैसे एग्जाम्पल सोचिए कि आप या तो ऐसा कर सकते हैं कि आप सारे मेंबर्स के एज से 10 ईयर्स माइनस कर दीजिए, यानी -40 कर दीजिए, और -50 कर दिए तो आपको जो है एवरेज पता चल जाएगा। लेकिन आपको इस तरह से भी आप सोच सकते हैं, जैसे अगर आपके पास 5 लोगों का एवरेज एज आपको पता था 20 और उनका सम पता चल गया 100। अब इसमें से सुशी का जो ईयर्स है वो है 10 ईयर्स, तो हम लोग क्या करते हैं 10 ईयर्स को हटा देते हैं, तो बचा आपके पास 90 ईयर्स। तो ये 90 ईयर्स बेसिकली क्या है, आपका सम ऑफ 4 मेंबर्स का है। ये जो 4 मेंबर हैं इनका जो है सम ऑफ एज ही है, तो इनका एवरेज क्या हो जाएगा, इन 4 मेंबर्स का अगर हम लोग लेंगे एवरेज तो कितना हो जाएगा 90 डिवाइड बाय 4, तो कितना होता है जल्दी से बताइए, 4 2 8। एंड
आपका बेसिकली 22.5 है। अब 22.5 जो है एवरेज एज है अभी इन 4 मेंबर्स का। अब यही 10 साल पहले क्या होगा, क्योंकि 10 साल पहले आपको पता है सुशी नहीं थी उस समय, जिस समय उसका बर्थ हुआ था उसका एज हम लोग कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो सिर्फ आपको पता है कि अगर आप सारे सैंपल्स में अगर कोई, जैसे आपको पता है एवरेज का एक प्रॉपर्टी होता है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं बहुत जगह, कि अगर आप एवरेज है, जैसे आपके पास सैंपल्स दिए हुए हैं S1, S2, S3, S4, तो अगर आप सारे सैंपल्स में कुछ चीज़ ऐड करिए, जैसे +4 ऐड कर देंगे तो पूरा एवरेज भी आपका +4 हो जाएगा। अगर आप पूरे सैंपल से -4 कर रहे हैं, अगर आप सबसे कुछ चीज़ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो उस केस में आपका जो एवरेज है उसमें से भी आप माइनस करेंगे। सेम कंसेप्ट हम लोग यहाँ लगा रहे हैं कि जैसे अगर आपने यहाँ पर कर दिया, अगर आपने 22.5 निकाल लिया एवरेज 4 पर्सन्स का, अब यही 4 पर्सन का 10 साल पहले, यानी सबके एज में आप 10 माइनस करेंगे, तो सबके एज में आप 10 माइनस करेंगे, एवरेज में 10 माइनस करें, सेम ही होगा। तो क्या करेंगे 22.5 में अगर आप 10 माइनस करेंगे तो आपको कितना जाएगा 12.5। ठीक है, आप डायरेक्टली ऐसे सोच सकते हैं, मैं आपको सोचने का तरीका बता रहा हूं, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 10 साल पहले आप हर इंडिविजुअल का जो आपको पता है -10 करेंगे तो आपका -40 होगा, एंड माइनस करेंगे तो उस तरह भी आप जो है इस तरह के क्वेश्चन को बना सकते हैं। लेकिन आप इस तरह से सोचिए तो आपको जल्दी जल्दी आप एवरेज के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। What is the sum of all positive integers up to 1000 which are divisible by 5 and are not divisible by 2? आपको क्या करना है कि आपको बताना है सम। दिस इज अगेन अ क्वेश्चन ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही होगा डेफिनेटली। इस तरह का क्वेश्चन जो है दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ एपी। ठीक है, एपी क्या होता है, इसमें कुछ टर्म्स होते हैं जिसके बीच में कॉमन डिफरेंस होता है, आपको टोटल टर्म्स का सम निकालना है। इसी तरह का ये क्वेश्चन है, अभी आप आगे देखेंगे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ एपी। यहाँ पर क्या है, व्हाट इज द सम ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स अप टू 1000। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या हुआ आपको पता है, इंटीजर्स और पॉजिटिव इंटीजर्स का बात हो रहा है, यानी 1 2 जो भी आगे तक चला जाएगा, तो यहाँ तक 1000 तक बोला जा रहा है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि विच आर डिविजिबल बाई 5। तो 5 से डिविजिबल वैसे पॉजिटिव इंटीजर्स कौन कौन से हैं, तो आपका क्या है 5 होगा, उसके बाद 10 होगा, उसके बाद 15 होगा, उसके बाद 20 होगा, उसके बाद 25 होगा, ऐसा ही कुछ होगा। ठीक है, ये सारे जो हैं आपका डिविजिबल चल रहा है, और कहाँ तक लास्ट तक आपका जाएगा, बेसिकली 1000 तक जाएगा। 1000 ये आप देख रहे हैं, ये ऐसा ही चलेगा। ये सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए जो कि 5 से डिविजिबल है। लेकिन क्या बोल रहा है कि यार नॉट डिविजिबल बाय 2। अब ऐसे पॉजिटिव इंटीजर्स आपको लेना है जो कि 5 से तो डिविजिबल हैं लेकिन 2 से नहीं है। अगर 2 से नहीं रहना है तो डेफिनेटली आप क्या करिए, जो आप 5 और 2 का एलसीएम क्या होता है 10, यानी आपको क्या करना है बेसिकली जितने भी 10 से डिविजिबल नंबर्स हैं, क्योंकि 10 से जो डिविजिबल है वो 5 से भी डिविजिबल है और 2 से भी डिविजिबल है, तो वैसे नंबर्स को अगर आप डिस्कार्ड कर देते हैं इस सीरीज से तो बस आपके पास वैसे ही नंबर बचेंगे जो सिर्फ और सिर्फ 5 से डिविजिबल है। एज सिंपल एज दैट। तो आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं, देखिए 5 के बाद 10 आता है, फिर 15 के बाद 20 आता है, तो इन सबको हटा देना है। 20 इसके बाद 30 आएगा, उसको हटा देंगे, और लास्ट में ये 1000 भी हट जाएगा। तो अब आपके पास क्या, आपका सीरीज क्या बन गया, आपका सीरीज बन गया 5, 15, 25, 35 एंड लास्ट विल बी 995, क्योंकि 1000 भी आपने हटा दिया। अब देखिए यहाँ जो आप ये देख रहे थे 5 to 1000, आपके पास टोटल टर्म्स कितने थे, आपके पास टोटल टर्म्स थे 200। ठीक है, यू हैव 200 टर्म्स, एंड आपके पास जो है यहाँ पर दो, मतलब आप बोल सकते हैं यू हैव 200 टर्म्स, और यहाँ पर आपके पास जो है आप बोल सकते हैं आपको फर्स्ट टर्म भी पता है और आपको लास्ट टर्म भी पता है। तो आपको जैसे इस सीरीज में 200 टर्म्स था, तो आपने 10, 20 सबको हटा दिया, तो आपके पास क्या है, आपने 100 टर्म्स यू हैव रिमूव्ड 100 टर्म्स, तो आपके पास कितने टर्म्स बचे हैं, यू आर लेफ्ट विथ 100 टर्म्स। ठीक है, तो अब आपको नाउ यू नो द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 100, एंड यू नो दिस इज की फर्स्ट टर्म एंड दिस इज द लास्ट टर्म। तो आपको पता है सम क्या होता है, सम ऑफ एपी क्या होता है। अगर आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता है तो सम कर दीजिए फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2 इंटू आपका जो भी नंबर ऑफ टर्म्स है दैट इज 100। ठीक है, तो जल्दी से करिए, तो 5 + 915 इज 1000 एंड 2 से डिवाइड किया तो 50, यानी 50,000 विल बी योर सम। ठीक है, एक बार मैं इंग्लिश में भी रिपीट कर देता हूँ कि यू हैव टू फाइंड द सम ऑफ ऑल द इंटीजर्स दैट आर डिविजिबल बाय 5 बट नॉट डिविजिबल बाय 2। ओके, तो यहाँ पर आपको फर्स्ट क्या करना है कि यू हैव टू एलिमिनेट ऑल दोज नंबर्स दोज आर डिविजिबल बाय 2, लाइक 10, 20, 30. So you are left with only 5, 15, 25, 35 and up to 995. Now how we will know the total number of terms? Now initially it was 200. Now you have removed 10, 20, 30 out of, means you have removed half of the terms, so you are left with 100 terms. Now you know the number of terms, that is 100 terms, and you know the first term and the last term. Now the sum of an AP is, if you know the first and the last term, then sum of the first
plus last divided by 2 into number of terms, that is 100, then you will get the answer 50,000. तो आपका सही ऑप्शन कौन सा हो गया? ऑप्शन सी. ओके, लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन. अ प्रिंटिंग प्रेस numbers the pages of a book starting from 1. It used in total of 3105 digits. What is the last page number of the book? This is again a very good question of, आप बोल सकते हैं this is basic counting. अब आपको काउंटिंग पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है, इस तरह के क्वेश्चन को कैसे बनाना है. और ये क्वेश्चन आपके लिए जो है बहुत ही स्टैंडर्ड इसलिए क्योंकि अगर आप ये इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं तो इसका एप्लीकेशन दूसरे क्वेश्चन में भी होता है. मैं आपको बताऊंगा बाद में कि कैसे होता है. पहले हम लोग इस क्वेश्चन को बहुत बेसिक से सॉल्व करते हैं. देखिए क्वेश्चन क्या है, दिस इज क्या कि एक प्रिंटिंग प्रेस है, देयर इज अ प्रिंटिंग प्रेस एंड इट इज प्रिंटिंग पेजेस ऑफ अ बुक. और हर बुक में क्या है, देयर आर पेज नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 अप टू जा रहे हैं ऐसे. तो अब 1 2 3 है, तो ये क्या कर रहा है, द प्रिंटिंग प्रेस जो है वो टोटल डिजिट्स जो प्रिंट किया है दैट इज 3105. मतलब डिजिट्स जितनी बार वो प्रिंट किया है दैट इज 3105. अब हम कैसे निकालें, हमें तो पेज नंबर पता है लेकिन हम डिजिट्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, कितने डिजिट्स आ रहे हैं. तो इसका बहुत बेसिक सा तरीका है. अगर आप एक बार सीख लेते हैं, एक बार आप इस चीज़ को याद भी कर लें, अगर आप इस डेटा को याद भी कर ले तो आपको बहुत यूजफुल होगा. जैसे आप देखिए वंस आपका सबसे पहले क्या होगा, सिंगल डिजिट. पहले आपके पास सिंगल डिजिट नंबर्स आएंगे 1 to 9. ठीक है, तो सब में क्या है, एक ही डिजिट है. 1 है, 2 है, 1 में भी एक डिजिट है, 2 में भी एक डिजिट है. ठीक है, हर पेज नंबर में एक ही डिजिट है. अगर आप देखेंगे तो स्टार्ट करते हैं कहाँ से, 1 से लेके आपका कहाँ तक जाएगा, 9 तक जाएगा, क्योंकि 9 के बाद तो डबल डिजिट नंबर्स आने लगते हैं 10 11 12. तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 1 से 9 तक आपके पास टोटल नंबर्स कितने हैं, टोटल नंबर्स कितने हैं आपके पास, 9 नंबर्स हैं. यू हैव 9 नंबर्स और 9 नंबर्स हैं और हर नंबर में डिजिट कितने हैं, ओनली सिंगल डिजिट. सो टोटल डिजिट्स कितने हो जाएंगे, अगर हम लोग सिर्फ सिंगल डिजिट नंबर्स की बात करें तो कितना हो जाएगा, 1 into 9 दैट इज 9. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. इफ वी मूव फॉरवर्ड, आगे क्या है, 10 to 99, ये हो गए सारे ऑल 2 डिजिट नंबर्स. यहाँ पर अब पहले बताइए कि 2 डिजिट नंबर्स हैं कितना, तो आपको कैसे निकालना है. अगर आप जैसे 10 से 99 टोटल नंबर्स कितने हो गए आपका पता है, फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म प्लस 1, यानी 99 माइनस 10 कितना हुआ, 89 प्लस 1, यानी 90 नंबर्स हैं आपके पास. और 90 नंबर्स है और हर नंबर, ईच नंबर हैज़ 2 डिजिट्स. तो टोटल डिजिट्स कितने हो गए, इंटू 2 कर देंगे तो कितना आ गया आपका 180. ठीक है, देन वी मूव टू 3 डिजिट नंबर्स. 3 डिजिट नंबर्स में अगर हम लोग गए तो क्या है, 100 से स्टार्ट होता है, 100 एंड अप टू 999. नाउ हाउ मेनी नंबर्स आर देयर, 3 डिजिट नंबर्स. तो क्या करना है, 999 माइनस 100 दैट इज 899 एंड प्लस 1 दैट इज 900. सो यू हैव टोटल 900 3 डिजिट नंबर्स. और हर नंबर में कितने हैं आपके पास, 3 डिजिट्स हैं. तो टोटल डिजिट्स कितने हो गए, 3 को अगर हम लोग करते हैं तो दिस इज 2700. ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको यू आर रीचिंग टू दिस नंबर 3105. ये 3105 के आप नज़दीक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं. अभी क्या करते हैं कि हम लोग जितने भी 3 डिजिट नंबर्स या पेज नंबर्स जो होंगे उसमें कितना डिजिट यूज़ हुआ है उसको हम लोग पहले कैलकुलेट कर लेते हैं. तो यहाँ पर आप देखिए आपके पास 2700 है, 2700 करते हैं, 2700 प्लस 180 प्लस 9, तो कितना हो गया, 9828889. दिस इज़ अ वेरी पिक्यूलियर नंबर और आपको याद रखना है ये नंबर, क्योंकि आपको एग्जाम में भी कभी कभी काम आ सकता है ये नंबर. अब है क्या कि दिस इज द सम ऑफ, मतलब आप बोल सकते हैं दिस इज टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स अप टू 3 डिजिट नंबर्स. ठीक है, मतलब 99, अगर आप इफ़ यू स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड गो अप टू 999 तो कितने डिजिट्स आपके पास आते हैं, वो कितना आता है, 2889. दिस इज़ वेरी यूजफुल नंबर, आपको कभी भी एग्जाम में भी काम आ सकता है. अगर हम लोग 0 से स्टार्ट करते हैं, अगर ध्यान देंगे, अगर आप 0 से स्टार्ट करते हैं तो सिर्फ आप एक और जोड़ देंगे तो आपका जो है वो कितना हो जाएगा, 2890. ठीक है, तो ये आपको कहीं क्वेश्चन में देखने को मिल सकता है, कहीं पर आपसे डायरेक्टली पूछा सकता है कि बताइए कि देयर आर हाउ मेनी डिजिट्स इफ़ वी टेक ऑल द 2 डिजिट नंबर्स, या इफ़ वी स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम 1 एंड मूव अप टू ऑल, मतलब 999, तो कितना डिजिट्स होगा. दिस इज वेरी यूजफुल. अब यहां पर क्या है, यू हैव गिवन क्या है, 3105 डिजिट्स है आपके पास टोटल. तो आपने 99 तक, अगर हम लोग 1 से लेके 999 पेज तक अगर हम लोग जाते हैं उस बुक में, तो यू विल हैव टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितना होगा आपके पास, 2889. ठीक है, लेकिन आपके पास डिजिट दिया हुआ है 3105. तो क्या करना होगा, हम लोग को एक बार इरेज कर लेते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा हमारा क्लियर हो जाएगा. देखिए यहाँ पर आपके पास 2889 तक आप डिजिट्स आपने कैलकुलेट कर लिया है 1 से लेके 999 पेज नंबर्स तक. अब आपके पास 3105 डिजिट्स है, तो क्या करेंगे, 3105 में हम लोग माइनस करते हैं और एक्स्ट्रा हमें कितना चाहिए पहले हम ये देख लेते हैं. तो 2889 से आपका हो गया 6, दिस इज 1 एंड 216, यानी आपके पास 216 और डिजिट्स चाहिए.
आप जो है पेज नंबर 1 से लेके 999 तक पहुंच चुके हैं और आपको एक्स्ट्रा 216 डिजिट चाहिए। लेकिन आप ध्यान दीजिए कि 999 पेज नंबर के बाद से कौन सा पेज नंबर होगा आपका? 1000 होगा, 1000 देन 1001, 1002। हर नंबर में कितना डिजिट्स है? 4 डिजिट्स है। और आपको कितने चाहिए? आपको 216 डिजिट्स चाहिए। तो 216 डिजिट्स कितने नंबर में होंगे? तो आपको सिंपली क्या करना है, क्योंकि सब में 4 है तो 216 को आप 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? 4 5 20 एंड 4 5 20 एंड दिस इज 16 यानी 54। 54 पेजेस आपको और चाहिए आफ्टर 999th पेज। 54 पेजेस नंबर आपको और चाहिए, तो 54 पेजेस आपको और चाहिए, तो 54 पेजेस और चाहिए। मतलब अगर आप बोलेंगे 1000 से स्टार्ट करते हैं तो 54 पेजेस कितना हो जाएगा आपका? 1053। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा हो गया? ऑप्शन डी। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। ये आपको बहुत जगह एप्लीकेशन इसका आएगा। एक बार मैं इंग्लिश में रिपीट कर देता हूँ कि यू हैव मतलब व्हाट वाज क्वेश्चन आस्किंग कि यू हैव टू फाइंड कि what will be the last page number if the total number of digits is 3105. Now we calculated the total number of digits up to 3 digit numbers 12999. There are 2889 digits. Okay. Now from 999 onwards you will have 4 digit numbers 1000, 1001, 1002. Now we needed to find ki, how many page numbers will be for 3105 digits. So find the difference 3105 minus 2889. That there was extra need of 216 digits. Now each 4 digit number carries 4 digits. So we divided 216 divided by 4, we got 54. So we needed extra 54 pages. Now beginning with 1000 we will move up to 1053. So the option was option D, 1053. Okay, let's move to next question. अब एक इंग्लिश का भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये सारे क्वेश्चंस अगर आपको समझ में आ गए हैं तो इसका एप्लीकेशन दूसरे क्वेश्चन में आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। और भी ऐसा बहुत सारा क्वेश्चंस है जिसमें ये एप्लीकेशन रहता है, ठीक है। कहीं पर कुछ डिफरेंट हो सकता है, बहुत सारे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में भी इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो आपको अगर ये कंसेप्ट पता है कि हम लोग क्या करें, बेसिकली वी आर एडिंग दी डिजिट्स, ठीक है। हमें पता है कि हमारे पास सिंगल डिजिट नंबर्स कितने हैं, आपको 1 to 9 है, तो इसमें टोटल सम ऑफ डिजिट्स कितना है आपका, मतलब टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं आपके पास, हमने देख लिया, देयर आर 9। उसके बाद हमने देखा कितना आपका 10 से लेके आपका 99 तक, फिर हमने देखा 100 से लेके आपका 999 तक, ठीक है। तो इस तरह का चीज़ अगर आपको याद रहता है तो दिस इज वेरी यूजफुल, दैट इज 2889 नंबर। ये आपको याद रहना चाहिए कि सम ऑफ या टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स टिल 3 डिजिट नंबर्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन है, ये जो है आपका 2022 का ही क्वेश्चन है। अब हमने ऑलरेडी आरसी पे भी बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो आपके लिए प्रैक्टिस का ही ये चीज़ है। आप क्या करिए, वीडियो को पॉज करिए, इस क्वेश्चन को पढ़िए, इस कॉम्प्रिहेंशन को पढ़िए और बताइए कि सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट जो ऑप्शन कौन सा, स्टेटमेंट कौन सा है जो कि रिफ्लेक्ट कर रहा है क्रक्स ऑफ द पैसेज। फर्स्ट क्वेश्चन है, विथ स्टडी इकोनॉमिक ग्रोथ, हायर लिटरेसी एंड इंक्रीजिंग स्किल levels, the number of Indian middle class families has gone up exponentially. Okay, direct results of the affluence has been changes in dietary patterns, okay, and energy consumption levels. People have moved to a higher protein based diet like milk products, fish and meat, all of which need significantly more water to produce than cereal based diets. Increasing use of electronic and electric machines, gadgets and motor vehicles need more and more energy, and generation of energy needs water. अब देखिए, ये जो है 2022 का आया हुआ क्वेश्चन है। अगर आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अच्छा है तो आपको यहाँ पर पता चल गया होगा कि दिस इज, ये 2-3 चीज़ों के बारे में ये पैसेज बात कर रहा है। एक तो कि जो हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि मिडिल क्लास फैमिलीज जो है वो इंक्रीज़ कर रही हैं, ये बात पहले ही क्लियर कर दिया ना। और ये काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज़ हो रहा है क्योंकि एक्सपोनेंशियली बात हो रही है, क्योंकि हमारे यहाँ क्या हो रहा है, हमारे यहाँ हायर लिटरेसी आ रही है, इंक्रीजिंग स्किल लेवल्स है, तो इन वजह से क्या हो रहा है कि इंडियन मिडिल क्लास जो है वो ग्रो कर रहा है। अब एज अ रिजल्ट, क्योंकि आपका जैसे जैसे हम मतलब पीपल जो है वो मूव करते हैं मिडिल क्लास वाले सेगमेंट में, उनका डाइटरी पैटर्न भी चेंज होता है। मतलब वो जो खाते थे पहले, जैसे फॉर एग्जांपल होता है ना, जब आप अगर आप बोल सकते हैं आप लोअर स्ट्रैटा ऑफ सोसाइटी में बिलोंग करते हैं तो आप बिल्कुल जो है वो आप देसी खाना खाते हैं, और एक तरह से ये अच्छा भी है। आपको पता है हमें लोग, जिसको हम लोग बोलते हैं कि बिल्कुल जो एकदम देसी खाना होता है, जैसे कि चावल दाल, इस तरह की चीज़ हम लोग खाते हैं। धीरे धीरे जैसे अगर आपका फॉर एग्जांपल आपका थोड़ा सा इनकम बढ़ता है, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ता है, तो आप पता है आप जोमेटो, स्विगी इस तरह की चीज़ों पर जाते हैं और आपका वैसा चीज़ आप खाने लगते हैं जो थोड़ा सा आप बोल सकते हैं, यहाँ पर जैसे बोला जा रहा है
जैसे हम हाई प्रोटीन बेस्ड डाइट लाइक मिल्क प्रोडक्ट्स, फिश एंड मीट, ऑब्वियसली हम लोग जो है नॉनवेज ज़्यादा खाने लगते हैं, या फिर इन तरह का चीज़ जो है हमारा डाइटरी पैटर्न्स में चेंज देखने को मिलता है। ठीक है, ये चीज़ तो ये बता रहा है ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, अब दूसरा बात ये हर बार क्या पॉइंट आउट कर रहा है कि ऑल ऑफ विच नीड सिग्निफिकेंटली मोर वाटर। मतलब क्या हुआ कि जो हमें नॉर्मल सीरियल्स उगाने में जो पानी लगता है उससे कहीं ज़्यादा जो है पानी लगता है किसमें, फॉर मेकिंग मिल्क प्रोडक्ट्स, फिश, मीट यानी। तो अब ऐसा क्या हो रहा है कि जैसे आपका मिडिल क्लास जो है जब मिडिल क्लास इंक्रीज हो रहा है तो मिडिल क्लास के इंक्रीज होने से डाइटरी पैटर्न्स चेंज हो रहा है। डाइटरी पैटर्न चेंज होने से क्या हो रहा है कि आपका जो कंजम्पशन है वो किसका ज़्यादा बढ़ रहा है, मिल्क प्रोडक्ट, फिश एंड मीट का। अब मिल्क प्रोडक्ट, फिश एंड मीट का आपका कंजम्पशन ज़्यादा बढ़ा है तो इनका प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए वी नीड मोर वाटर। ठीक है, क्योंकि ये सब वाटर ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। सीरियल्स में कम वाटर लगता था, इनके प्रोडक्शन में वाटर ज़्यादा लगता है। तो ओवरऑल आप बोल रहे हैं कि वाटर का कंजम्पशन जो है इन मेकिंग या इन प्रोड्यूसिंग फूड आइटम्स, जो कि आपका बोल सकते हैं आप मिडिल क्लास कंज्यूम करता है, उसमें काफ़ी ज़्यादा है। ये चीज़ हमें यहाँ पर पता चल गया। उसके बाद क्या है, इंक्रीजिंग यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल मशीन गैजेट्स एंड ऑब्वियसली आईफोन्स, फोन्स, एंड्रॉयड फोन्स हम लोग बहुत यूज़ कर रहे हैं, मोटर व्हीकल्स हम लोग डिफरेंट मतलब कार्स खरीद रहे हैं। तो इसके लिए भी क्या है, एनर्जी चाहिए। आपको इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, मोबाइल चार्ज करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। अगर आप व्हीकल्स कर रहे हैं तो उसको आपको उसके लिए पेट्रोल, डीजल चाहिए। तो इन सब चीज़ के लिए भी जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो भी कहाँ पर से, जो भी जिस तरह से हम उसका जनरेशन करते हैं उसमें वाटर आपका लगता है। ठीक है, अब अगर इनका नीड बढ़ा है तो ऑब्वियसली वाटर का कंजम्पशन जो आपका एनर्जी प्रोडक्शन है उसमें भी इंक्रीज हो रहा है। तो फाइनली ये जो है पैसेज किस तरफ डायरेक्ट कर रहा है कि जो भी काम हो रहा है तो मिडिल क्लास जैसे जैसे बढ़ते जा रहा है वाटर का कंजम्पशन बढ़ता चला जा रहा है। हम डायरेक्टली यहाँ से ये निकाल सकते हैं कि मिडिल क्लास का पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ेगा वाटर का कंजम्पशन जो है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, और कैसे बढ़ेगा हमने देख लिया, एक तो फूड आइटम्स की वजह से और दूसरा एनर्जी कंजम्पशन। अब देखते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट जो है आपका बेस्ट जो है रिफ्लेक्ट कर रहा है कि जो पैसेज बताना चाह रहा है, क्रक्स। ठीक है, पहला है आपका पीपल शुड बी परसुएडेड टू कंटिन्यू विथ मेनली इंडियन ट्रेडिशनल सीरियल बेस्ड डाइट्स। देखिए ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है आपको, ये हो सकता है कि कुछ लोग सिर्फ इतना ही दूर समझे हों, अगर अंडरस्टैंडिंग अगर उनके पैसेज का इतना ही दूर रहा हो कि हम लोग जो है आजकल मिल्क प्रोडक्ट, फिश और मीट जो है कंज्यूम करते हैं। तो क्योंकि हमारा जो पुराना ट्रेडिशनल फूड था, जो हम लोग सीरियल्स, चावल, दाल, सिर्फ ये सब मिलेट्स, इस तरह की चीज़ जो खाते थे, तो वो क्या करता था, वाटर कंजम्पशन कम रहता था। तो ऐसा कहीं पर भी पैसेज में ये नहीं बोला जा रहा है कि हमें वापस ये करना चाहिए कि हम लोग मिलेट उगाने लगें या फिर राइस खाने लगें और ये सारे फिश और मिल्क प्रोडक्ट्स छोड़ दें। ये कहीं पर से नहीं दिया हुआ है। हाँ, ये दिया हुआ है कि इसमें वाटर कंजम्पशन ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये अगेन दिस इज़ एन इनएप्रोप्रिएट या आप बोल सकते हैं इनकम्प्लीट स्टेटमेंट है। उसके बाद क्या है, इंडिया नीड्स टू फोकस ऑन डेवलपिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड कैपेसिटी फॉर मोर एनर्जी जनरेशन इन दी कमिंग ईयर्स। अब देखिए दिस इज अ वैलिड पॉइंट। यहां पर क्या है कि इंडिया नीड टू फोकस ऑन डेवलपिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड कैपेसिटी फॉर मोर एनर्जी जनरेशन इन दी कमिंग ईयर्स। ये भी सही है, दिस इज अ राइट स्टेटमेंट। हम बोलेंगे, अभी हम इसको जो है कंसिडरेशन में रखेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए ये बात कर रहा है कि इंडिया नीड्स टू फोकस ऑन डेवलपिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, जो कि हमने देखा क्योंकि हमें आगे चल के हमारा मिडिल क्लास इंक्रीज हो रहा है तो हमारा एग्रीकल्चर पे भी लोड पड़ेगा और एनर्जी सेक्टर पे भी लोड पड़ेगा। तो इंडिया को काम करना पड़ेगा टुवर्ड्स एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ाना और एनर्जी जनरेशन। ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन यहाँ पर इस पैसेज में ये बात नहीं हो रहा है। इस बात को अगेन ध्यान रखिए, हमेशा आप कोर मैसेज को पहचानने की कोशिश करिए। यहां पर आप देख रहे थे कि ये हर तरफ डायरेक्ट कर रहा था टुवर्ड्स वाटर यूसेज। ये बात सही है, दिस इज अ राइट स्टेटमेंट, लेकिन इस कंटेक्स्ट को अगर आप इस पैसेज के कंटेक्स्ट में देखेंगे तो ये लगेगा कि दिस इज इनकम्प्लीट। ये मैसेज सही दे रहा है लेकिन इस पैसेज से जो मैसेज आना चाह रही है वो जो है यहां पर नहीं दिया। अगर इसमें कुछ वाटर का कंटेंट रहता, अगर कुछ वाटर का कि अगर मतलब कि इंडिया नीड्स टू फोकस ऑन डेवलपिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड कैपेसिटी फॉर मोर एनर्जी जनरेशन इन द कमिंग ईयर्स विथ एफिशिएंट यूसेज ऑफ वाटर या इस तरह का यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर, तो ये स्टेटमेंट सही हो सकता था। लेकिन अभी क्योंकि वाटर, क्योंकि यहाँ पे हर जगह आप देख रहे हैं, क्योंकि हर में बात हो रहा है कि मिल्क प्रोडक्ट, फिश, मीट में वाटर कंजम्पशन ज़्यादा होता है, एनर्जी प्रोडक्शन में वाटर ज़्यादा होता है। बेसिकली ये बोलना चाह रहा है ये पैसेज कि जैसे जैसे मिडिल क्लास बढ़ेगा उतना ज़्यादा पानी का कंजम्पशन बढ़ेगा। ठीक है, ये जो है अब देखते हैं दूसरा स्टेटमेंट क्या बता रहा है। सी क्या है, मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट रिजल्ट इन चेंज ऑफ कल्चरल एंड सोशल बिहेवियर ऑफ द पीपल। दिस इज एकदम ऑफ द टॉपिक स्टेटमेंट, इसको आप तुरंत ही हटा सकते हैं। ये आपके लिए बिल्कुल ही ईजी मतलब ऑप्शन था हटाना, क्योंकि मतलब ही नहीं इसका क्या निकल रहा है।
डी क्या है देखिए, वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस इन इंडिया नीड टू चेंज ड्रामेटिकली इन दी कमिंग ईयर्स। दिस इज दी बेस्ट ऑप्शन आपके लिए। यहाँ पर ये क्लियरली बोल रहा है, क्योंकि ये पैसेज ये बताना चाह रहा है कि जैसे जैसे मिडिल क्लास आपका बढ़ेगा वैसे वैसे आपका डाइटरी पैटर्न चेंज होगा, एनर्जी कंजम्पशन चेंज होगा, और इन सब के प्रोडक्शन में वाटर का ज़रूरत पड़ता है। तो जब इनका अमाउंट इंक्रीज, डिमांड इंक्रीज होगा तो वाटर का यूसेज भी इंक्रीज होगा, तो वाटर स्कार्सिटी जो है वो फ्यूचर में हो सकता है। अब स्टेटमेंट डी क्या बोल रहा है कि वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस इन इंडिया नीड टू चेंज ड्रामेटिकली इन दी कमिंग ईयर्स, एंड दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। अब जब ऑफिशियल किया आएगा, ऑब्वियसली ये 2022 का क्वेश्चन है, तभी आप कंफर्म कर सकेंगे। लेकिन अगर किसी के बीच में टसल होता तो ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी, आप ए और सी को इजीली एलिमिनेट कर सकते थे। हमारा मोटिव भी यही है कि बस आपको 2 ऑप्शन तक पहुंचा दे। अगर आप इस लेवल तक पहुंच जा रहे हैं ना, अगर आप बी और डी तक पहुंच गए, आपने इस दोनों को एलिमिनेट कर लिया, तो आप समझ लीजिए आपने 50% जो है जंग जीत ली है। अब जो बस ये आपको अब यहाँ पर ध्यान देना है कि आपको बार बार पैसेज को दिमाग में रखना है कि पैसेज एग्जैक्टली बोलना क्या चाह रहा है, और आपको खुद लगेगा कि नहीं यहाँ पे वाटर का बात हो रहा है, तो आप वाटर ज़रूर होना चाहिए आपके स्टेटमेंट में। तो आपका ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा कुछ क्वेश्चंस। अगेन हमने एक पैसेज भी प्रैक्टिस कर लिया, इसलिए क्योंकि ये छूटना नहीं चाहिए। हम लोग ऐसे ही 1-2 पैसेज इंक्लूड करेंगे, ठीक है, जो कि आपको पढ़ के अच्छा भी लगे और लगे कि आप सही डायरेक्शन में प्रोसीड कर रहे हैं। ऐसे आपको पता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपका कैसे सुधरेगा, आपको पता है एडिटोरियल्स पढ़िए जितना पढ़ सकते हैं आप। हिंदू एडिटोरियल्स पढ़िए, क्योंकि मैंने बहुत बार इसको पॉइंट आउट भी किया है, इवन वीडियोज़ में भी पॉइंट आउट किया है कि डायरेक्टली हिंदू का कोई एक पैराग्राफ निकाल के आपसे पूछ लिया जा सकता है और उस पर बेस आपसे क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो वंस जैसे आप कोई एडिटोरियल पढ़ते हैं तो आप एक पैराग्राफ पढ़ते हैं तो आपको निकल के आना चाहिए कि इस पैराग्राफ का अंडरस्टैंडिंग क्या है। अगर आप ये समझ पा रहे हैं तो आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने का जरूरत नहीं है, बस कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए और सबसे बेस्ट है कि PYQs प्रैक्टिस करिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक थैंक यू।